हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जिसने साथ साथ ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऑटिज्म पर बेस करता है। और जो हमारी आज की प्रेजेंटर हैं वो है साइकोलॉजिस्ट सनीला इश्तियाक। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना हमें टाइम दिया और आप हमें सर्व कर रही हैं ऑन द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी ये जो वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं ये हमारी एकेडमी की तरफ से होते हैं, और हमारी एकेडमी जो है वो इंटरनेशनली अप्रूव है एक मेडिक प्रो एकेडमी से, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक एकेडमी है। और हमारे जो भी सारे वेबिनार जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो पेड होती हैं, एंड सेकेंडली वो ऑथेंटिक होती हैं, इंटरनेशनल बेस्ड होती हैं। और थर्डली हमारी जो एकेडमी है उनकी सीईओ जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं वो डॉक्टर सहर तस्कीन है, जो कि खुद एक डाइटिशियन है और इस एकेडमी को वॉलंटियरली तौर पर एज अ सीईओ लीड कर रही हैं। और हमारी जो एकेडमी है वो डिफरेंट वॉलंटियर्स पर, डिफरेंट टीम मेंबर्स, डिफरेंट डॉक्टर्स की टीम उस पर बेस कर रही है। और साइकोलॉजिस्ट मैम सुनीला भी हमारा पार्ट है, हमारी टीम का, हमारी एकेडमी का पार्ट है। थैंक यू सो मच मैम। और डिफरेंट डॉक्टर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे जो हमारी टीम का पार्ट है, जिस तरह डॉक्टर आयशा मसरूर हैं, डाइटिशियन राबा इकरार, डाइटिशियन फरहाना अली, डाइटिशियन सहरिश, डॉक्टर जैन इजाज हैं, डिफरेंट एमबीबीएस डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और हमारे साथ हमारी टीम का पार्ट है। एंड डिफरेंट कह लें कि वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। एंड माय नेम इज हजीका एमन, एज यू ऑल नो आई एम वर्किंग एज अ होस्ट, as a host in Optimum NutraFit Academy. I'm also the student of Human Nutrition and Dietetics. और मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि डिफरेंट वॉलंटियर्स जो हैं वो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और हमारी एकेडमी को सर्व कर रहे हैं, और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एंड फॉर द कंटिन्यूइंग वेबिनार्स एंड सेमिनार्स और एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स और डिप्लोमाज एज वेल। इसमें वॉलंटियर्स हैं फिजा इकबाल है, इमन फारूक है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट नाम है, जमाल शाह, नगीन खान, एटसेट्रा। डिफरेंट हमारी जो अकेडमी का है वो भी पार्ट है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऑटिज्म पर है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज डॉक्टर सुनीला हमें सर्व करेंगी और आप सबको बताएंगी। आप लोग काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप लोग एंड तक का वेट कर सकते हैं। जब Q&A सेशन होगा एंड में डॉक्टर से आप लोग सब कुछ पूछ सकते हैं। शी विल रियली oblige and answer you. Thank you so much everyone. Dr. Sunila, over to you ma'am, you may start. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. Today, the topic of our webinar is unraveling the autism spectrum, a deep dive into the mysteries. So, what's actually about the about the topic is we will discuss about what is autism spectrum disorder and what are the myths and the facts about the autism spectrum and how we will deal with how the psychologists and the other professionals deal with autism spectrum disorder. So we will discuss all about that. And I'll tell you that what who I am. Like I am a psychologist and I've worked as an ABA therapist at multiple organizations, and I have also experience at working at a rehabilitation center as a substance use professional as well. So now we will discuss that what we will cover in this session. Next slide, please. So what we will cover in the first section, we will discuss understanding autism spectrum disorder, breaking down the complexity. In the second section, we'll discuss myths versus facts. In the next section, we'll discuss assessment tools and evidence-based interventions. We will also discuss case studies and we will do group discussions. And in the end, we will take closing and takeaways, wrapping up with impact. Next slide. So what is our workshop goal is to increase understanding as well as awareness of autism and to provide actionable insights. Next. First, I'll do the quick poll. Like, what do you know about autism spectrum disorder?
How do you associate the term autism spectrum disorders? आप सब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप बताएं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। चैट में आप बता दें या माइक में बोल दें। मैम जैसे कि खुद मैं भी एक न्यूट्रिशन की ही स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है ऑटिज्म के बारे में। आई थिंक सो वो पेशेंट्स या वो बच्चे या वो इंडिविजुअल्स जो कि सोशल गैदरिंग से अवॉइड करते हैं, मतलब डिफरेंट कह लें आई कांटेक्ट, और मतलब इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं कि वो ज्यादा सोशल गैदरिंग्स या कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन को अच्छा फील नहीं करते, या उनको वो चीज मतलब जरा हेजिटेट कर रही होती है। तो मतलब कह लें कि डिफरेंट सोशली वो कम्युनिकेशन से मतलब वो जरा अवॉइड करते हैं, मतलब रेजिस्ट करते हैं, मतलब एक तरह का कह लें कि न्यूरो डेवलपमेंटल एक डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। बाकी भी आप भी बताएं। नबा, अदनान और नाजिया और दबीर अली, अ, आपके माइक की शायद एक्सेस नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड करें। So, what is autism spectrum disorder? Autism spectrum disorder is actually a developmental condition. So, what is a developmental condition? Developmental condition means a chronic disability that affects a person's physical body, like learning, their language, and behavioral development. So it is a developmental condition. And actually, what is also meant by developmental condition, like um, it is presented at the time of birth, and it can also develop after birth. So it is a developmental condition and it affects how person communicate, कि communication को affect करती है, interaction को, बातचीत जो आपस में हम interaction करते हैं, और and experiences regarding the world. It is called a spectrum because it includes a wide range of ability challenges and behaviors which vary from person to person. क्या है इसमें? वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज होती है। स्पेक्ट्रम इसलिए ऐसे कहा जाता है कि हर बंदे का ऑटिज्म जो है उसके सिम्टम्स सेम नहीं होते, हर किसी के एक अलग अलग होते हैं। अगर कोई बच्चा है या कोई एडल्ट है, किसी एक का भी ऑटिज्म दूसरे से मैच नहीं करेगा, सिम्टम्स सबके डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं पहले स्टेटिस्टिक्स इसके डिस्कस करूंगी। द रेट ऑफ incidence of autism spectrum disorder has increased threefold in the last 30 years. In 2022, the prevalence of ASD in the world is 0.6, out of which in Asia it is 0.4%, which is a very large number. बेसिकली जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो पिछले 30 साल में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और अब जो है वो ओवरऑल 2022 में जो इन्होंने किया था, सेंसस किया था, सेंसस कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसका जो डेटा कलेक्ट किया था, वो जो था वो उसमें ओवरऑल द वर्ल्ड जो था वो 0.6% था, और एशिया में 0.4% था, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर लेकिन इसका पाकिस्तान का अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का कोई रिलायबल नंबर नहीं हमें पता चलता कि क्या है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमारे यहाँ स्टिग्मा बहुत ज्यादा है ऑटिज्म से रिलेटेड। लोगों की फैमिलीज जाती नहीं है हॉस्पिटल्स में, या किसी भी साइकेट्रिक क्लिनिक्स में जाती नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट की अवेयरनेस इतनी नहीं है कि हम जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। बच्चा इस तरह बिहेव कर रहा है तो, या फिर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसको और इशूज से कोई और इशू कहा जाता है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं हो पाती। लेकिन इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान ऑटिज्म सोसाइटी जो है उसने 2022 में किया था, 350,000 चिल्ड्रन जो थे वो, या 3,50,000 बच्चे जो थे वो जो है वो ऑटिज्म उनमें था पाकिस्तान में। नेक्स्ट स्लाइड। अब सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्या करेंगे? हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट।
Basically, what are the key features of autism spectrum disorder? सबसे पहले आते हैं सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं कि इन बच्चों में जो है वो सोशल क्यूज जो होते हैं, उन्हें उनमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। अब फेशियल एक्सप्रेशंस हम लोग कैसे कहेंगे कि दे हैव डिफिकल्टी रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, और दे शो फ्लैट इमोशंस, फ्लैट एक्सप्रेशंस, like they don't show any emotions, any expressions while talking to someone else. And बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में ये लोग जो है वो उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरह बॉडी को मूव करना है, बॉडी में किस तरह के जेस्चर्स हम लोग, बॉडी बॉडी लैंग्वेज हम लोग किस तरह यूज करते हैं, बात करते हुए किस तरह बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, या इस तरह। और कभी कभी वो लोग ऐसे ऐसे शो ही नहीं करते, वो कोई बॉडी लैंग्वेज बॉडी जेस्चर्स शो ही नहीं करते, या फिर ओवरली यूज करते हैं, इस तरह के यूज करेंगे जो उनकी स्पीच से मैच ही नहीं करते, इस तरह के वो बॉडी जेस्चर्स यूज करेंगे। फिर इन्हें रिलेशनशिप्स को, दे स्ट्रगल विद फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। इनको इनको मुश्किल होती है रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने में और मेंटेन करने में। अब इन्हें डिफिकल्टी किस तरह होती है, इन्हें किसी भी जो है वो शेयर्ड एंजॉयमेंट्स, जैसे जो एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे आपस में कर रहे होते हैं, या किसी बड़ों के साथ वो कोई खेल रहे होते हैं, या उसमें वो लोग एंजॉय नहीं करते, और वो बाकियों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, बाकियों के जैसे बाकियों के फेशियल एक्सप्रेशंस को जिस तरह नहीं जज कर पा रहे होते, इस तरह बाकियों की फीलिंग्स को भी जज नहीं कर पा रहे होते। छोटे होते हैं तो पीकाबू जैसी जो एक्टिविटीज होती हैं, वो उनके लिए फन नहीं होती, वो उस पे वो इंटरेक्ट नहीं करते। फिर जैसे एक बच्चा जो है वो हग से या टच से जो है वो कंफर्ट उसे मिलता है, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे एडल्ट्स को जो है वो उस तरह कंफर्ट नहीं मिल रहा होता। अ, फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन डिफरेंसेस। तो कम्युनिकेशन डिफरेंसेस में इनमें या तो इनमें स्पीच डेवलप नहीं होती, मतलब या फिर जो है वो आ, या तो इनमें स्पीच डिले आता है, या फिर जो है ये एडवांस्ड लैंग्वेज स्किल्स इनमें आती हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि कुछ केसेस में जो है ये लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर इवेंचुअली ये लोग स्टॉप कर जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इनकी स्पीच डेवलप ही नहीं होती, इनकी लैंग्वेज डेवलप ही नहीं होती। फिर रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड रूटीन्स। अब इनमें रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हैंड फ्लैपिंग होती है। हैंड फ्लैपिंग हैंड फ्लैपिंग होती है जिसमें हैंड या फिर आर्म फ्लैपिंग भी हो सकती है, या लेग्स में भी होती है, फ्लैपिंग इनमें आती है जिसमें आर्म्स लेग्स या दोनों में भी एक साथ भी हो सकती है। फिर रॉकिंग होती है। रॉकिंग क्या होती है? रॉकिंग मूविंग बैक एंड फोर्थ होता है, खुद आगे पीछे झूलते हैं, या फिर हेड बैंगिंग करते हैं, सारा आगे पीछे हिला रहे होते हैं, तो ये चीज इनमें आती है। फिर इन्हें इन्हें जो है वो किसी भी चीजों, फिर इनमें जो है वो इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट आता है, या हॉबीज में होता है। अब क्या होता है कि किसी भी चीज में इन्हें बहुत ही ज्यादा फोकस होता है, जैसे कि कल जब मैं एक बच्चे को डील कर रही थी जिसमें जो है वो ये चीज थी, इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट या हॉबीज। तो वो कलर्स, जो पेंसिल कलर्स होते हैं, वो हर वक्त उसके पीछे भागता रहता था। जैसे ही उसने रूम में एंटर होना है थेरेपी के लिए, तो फौरन भाग के जितने भी हमने ऊपर रखे होते थे वो अलमारी पे चढ़ के उतार लेता था वो कलर्स। वही सेम बच्चा जब दूसरे रूम में जाता था स्पीच थेरेपी के लिए, वो जाके जो है वो अपना फेवरेट जिराफ जो है वो उठा लेता था, और उसे इतनी ऑब्सेशन थी उसके साथ कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है वो उसमें इंटेंस फोकस उसका होता था बच्चे का। फिर आगे आगे सेंसरी सेंसिटिविटीज। तो इन बच्चों को ज्यादातर जो है वो ऑटिज्म के साथ जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, एडल्ट्स होते हैं जो भी, तो उन्हें जो है वो साउंड्स, लाइट्स, टेक्सचर या स्मेल के साथ, स्मेल से इन्हें जो है वो अनयूजुअल ये लोग रिएक्शन देते हैं। अनयूजुअल जैसे अगर कोई भी ऐसे साउंड्स, कोई लाउड कोई बोल रहा है, तो या फिर हम लोग नॉर्मली किसी क्लास की इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं तो कानों पे हाथ रख देंगे। लाइट है तो आंखें जो है ऐसे आंखें बंद कर देंगे कि हम लाइट नहीं देखना चाहते, लाइट मतलब लाइट इस रूम में ना हो।
कभी साउंड्स में भी ऐसे होता है, पंखे की आवाज आ रही है तो अजीब सा रिएक्ट करेंगे, जाके सख्त गर्मी में फैन ऑफ कराएंगे कि नहीं हम नहीं ये सुनना चाहते आवाज। टेक्सचर्स होते हैं, टेक्सचर्स में अनयूजुअल रिएक्शन देते हैं। तो कुछ टेक्सचर्स जो है वो उन्हें उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते। अम, फिर ये जो है वो ओवरवेलम होते हैं बिजी और नॉइजी इन्वायरमेंट्स वगैरह से। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्पेक्ट्रम है, तो हर किसी में जो है वो एक वाइड रेंज होती है, डाइवर्सिटी होती है बेसिकली एक्सपीरियंसेस की। तो इनमें कम्युनिकेशन में भी डिफरेंसेस आते हैं। अब कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस कैसे आते हैं कि कम्युनिकेशन में इस तरह डिफरेंसेस आते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि डिले आ जाता है, स्पीच का डिले आ जाता है, या फिर जो है वो स्लो, किसी का स्पीच का डिले आता है, किसी में स्लो डेवलप होती है, किसी में बहुत ही हाई लेवल के स्किल्स होते हैं बोलने के। फिर सोशल इंटरेक्शंस में और कम्युनिकेशन में इस तरह भी होता है कि जैसे रेसिप्रोकल हम लोग बात करते हैं कि मैंने बात की और आगे से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बात का उसी उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ये सोशल इंटरेक्शन में ये सॉरी कम्युनिकेशन में आती है, और इंटरेक्शन में भी बल्कि आती है। और अम, और इंगेज रहना किसी बात पे, किसी भी कम्युनिकेशन में इंगेज रहना, ये भी चीज होती है। ये भी कुछ लोग इंगेज होते हैं, कुछ इंगेज नहीं होते। इनमें डाइवर्सिटी आती है। फिर सोशल इंटरेक्शंस में जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। सोशल इंटरेक्शंस में कैसे डिफरेंसेस आते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट कुछ शो करते हैं, कुछ शो ही नहीं करते। कुछ जो है वो इमोशनल सिग्नल्स उनके जो होते हैं वो किसी चीज पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, किसी चीज पे वो अपने इमोशंस जो है कभी कभी रिस्पॉन्ड वो बाकियों के इमोशंस पे करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब कभी कभी अपने इमोशन से भी वो अनअवेयर होते हैं। इस तरह मतलब हर हर बंदे की डिफरेंट टाइप का ऑटिज्म होता है कि कोई किस तरह का है, कोई सोशल इंटरेक्शन सबके डिफरेंट होते हैं। अब फिर सेंसरी सेंसिटिविटीज, अब कुछ की जो है वो साउंड की सेंसरी सेंसिटिविटी है, कुछ को नहीं है, कुछ की लाइट की है, कुछ का जो टच का है, कुछ का नहीं है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है। अब इनका इंटेलेक्ट इस तरह का होता है, इतना इसका स्पेक्ट्रम इस तरह का है कि कुछ बच्चे जो है वो हाईली गिफ्टेड होते हैं, मतलब हाई आईक्यू के बच्चे होते हैं, हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म के साथ होते हैं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत लो आईक्यू होता है, और कुछ एवरेज भी होते हैं बीच में। इनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट चीजों के से ऑब्सेस्ड रहते हैं। को अकरिंग कंडीशंस या कोमॉर्बिडिटी भी जिसे कहते हैं, कि ऑटिज्म के साथ साथ जो है वो कोमॉर्बिडिटीज जो है वो डिफरेंट आती हैं। जैसे ऑटिज्म के साथ जो सबसे कॉमन कोमॉर्बिडिटी होती है वो एडीएचडी की होती है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी इसमें आते हैं, मतलब मैदे के मसले मसाइल। फिर उसके अलावा जो है वो एपिलेप्सी के साथ कोमॉर्बिडिटी आती है, इसकी को अकरिंग कंडीशन आती है ऑटिज्म के साथ साथ। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें भी आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो कॉजेज क्या होते हैं ऑटिज्म के कॉजेज, अभी तक भी एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, किसी को पता नहीं है। लेकिन रिसर्च जो बताती है वो कहती है कि ये जीन्स में होता है, जीन्स में मतलब पेरेंट्स से आता है। और दूसरे फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि स्क्रीन ऑटिज्म, बेसिकली ये एक टाइप भी है ऑटिज्म की, इसे कहते हैं स्क्रीन ऑटिज्म। इन्वायरमेंटल कॉज है इसका। और स्क्रीन ऑटिज्म किस वजह से होता है कि बच्चे जब वो बचपन में उनके वालिदैन देते हैं या खुद यूज करते हैं, स्क्रीन का जब बहुत ज्यादा यूज होता है तो उनका जो है वो ऑटिज्म उन्हें हो जाता है। फिर अक्सर लोग कि वैक्सीन वगैरह किसी वैक्सीन से होता है या किसी और चीज से होता है, तो ऐसे नहीं है। और क्योर की बात है, इसका ऑटिज्म का कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ना ही कोई वैक्सीनेशन है, ना कोई क्योर है। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन एज सुन एज 1.5 से 2 साल की उम्र के दरमियान अगर इनकी जो है वो ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो जाए, इनकी मतलब ट्रीटमेंट इन अ सेंस रिहेबिलिटेशन अगर स्टार्ट हो जाए, तो तो ये ठीक हो सकते हैं।
मतलब अपनी लाइफ को बेटर वे में, मतलब अगर जितनी जल्दी आप इसकी इसकी जो इंटरवेंशन है अगर वो स्टार्ट करेंगे, अगर बहुत ही बचपन में हो रही है फिर तो बिल्कुल ही ट्रीट हो सकता है, आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च बताती है। लेकिन अगर बाद में करते हैं, 2 साल की एज के बाद से अगर स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, मतलब लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो सकती है। लेकिन लेकिन साथ साथ आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है ऑटिज्म की? कि इनकी एक्सेप्शनल मेमोरी होती है, एंड और अटेंशन टू डिटेल। एक्सेप्शनल मेमोरी को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि मैं जब बच्चों के साथ काम कर रही थी, तो एक बच्ची थी, मैं उससे एज ए स्पेशल एजुकेटर भी मैं काम कर रही थी उसके साथ। तो मैं उसे काम करा रही थी, तो उसने ना उस टाइम मैं उसे अल्फाबेट्स सिखा रही थी। तो उसका जो नॉर्मली बाकी टीम के साथ जो काम कर रही थी, जिस जिस लेवल पे थी, उसने उससे आगे जाते जाते इतना आगे चली गई कि मैं हैरान हो गई कि ये हो क्या रहा है। पहली दफा मैंने उसके साथ अभी काम स्टार्ट किया था, बिल्कुल मैंने अभी ज्वाइनिंग दी थी। तो फिर बाद में मैंने अपनी साथ जो अपनी कुलीग से डिस्कस किया, तो फिर उसने मुझे बताया कि इनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि ये किसी एक जगह पे अगर देख लें, किसी को भी कोई काम करते देख लें या किसी जगह पे देख लें कोई चीज, तो वो इन्हें याद हो जाती है। दूसरी सेकंड पॉइंट इज अटेंशन टू डिटेल। तो इनका फोकस इतना अच्छा होता है कि बहुत बहुत देर एक काम ये कर सकती हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इनकी होती हैं, डिफरेंट, मतलब आम लोगों से ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। अक्सर एक्टिविटीज करा रहे होते थे बच्चों को, तो खुद हमें थोड़ा टाइम लगता था प्रोसेस करने में, उनके आंसर्स देने में, लेकिन वो बच्चे बड़े क्विक होते थे। क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेटिव आइडियाज। इनमें क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत होती है, जैसे अगर इन्हें स्टोरीज बनाने का कहें या फिर इन्हें रोल प्ले करने का कहें, तो ये बहुत अच्छे रोल प्लेस भी करते हैं, स्टोरीज भी बनाते हैं। नेक्स्ट, मिथ्स वर्सेस फैक्ट बर्स्टिंग मिसकंसेप्शन, सेक्शन 2। नेक्स्ट, शेयर एनी मिथ्स यू हैव एनकाउंटर्ड रिगार्डिंग ऑटिज्म। आपने कभी कोई मिथ्स आपने सुनी है रिगार्डिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? मैम अक्सर नेक्स्ट करें। मैंने सुनी थी ये कि वैक्सीन्स जो है ना वो कर देती हैं, और मतलब वो अक्सर बायस बनती हैं कि इनकी वजह से ऑटिज्म ज्यादा कह लें कि इंडिविजुअल के अंदर होता है। लेकिन ये तो एज पर जेनेटिकली हम कह सकते हैं हो सकता है ना, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, तो हम इसको किसी आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू तो नहीं कहेंगे कि ये हमारी बॉडी में आता है या हमारी बॉडी के अंदर आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट स्लाइड। इज ऑटिज्म कॉज्ड बाय पुअर पेरेंटिंग? नेक्स्ट स्लाइड करें। इट इज एक्चुअली अ मिथ, क्योंकि ऑटिज्म जो है वो पुअर पेरेंटिंग से कॉज नहीं होता। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ये इसके जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक जेनेटिक फैक्टर्स मतलब जीन्स में आता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे स्क्रीन स्क्रीन ऑटिज्म होता है, या स्क्रीन ऑटिज्म जो होता है वो जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आता है, पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से नहीं आता। नेक्स्ट स्लाइड। Is walking on toes a sign of autism? Next slide. टो वॉकिंग जो है वो ऑटिज्म का साइन हो सकता है, लेकिन इस केस में हो सकता है कि अगर ये 3 साल की एज के बाद अगर हो, या फिर इसका जो है ये साथ साथ अगर लैंग्वेज डिले भी हो रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स क्या है, हैंड फ्लैपिंग है, या फिर हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, या हेड बैंगिंग कर रहा है, या इस तरह के रिपीटेटिव बिहेवियर्स आ रहे हैं,
तो फिर हो सक तो अगर साइड बाय साइड इट इज कंबाइंड विद रिपीटेटिव बिहेवियर्स और कंबाइंड विद सोशल डिफिकल्टी। सोशल डिफिकल्टीज क्या है कि अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हुए मसला आ रहा है, या कोई और सोशल डिफिकल्टी आ रही है साइड बाय साइड, तो वॉकिंग के साथ साथ अगर आ रही है, फिर ये ऑटिज्म का साइन हो सकता है। नेक्स्ट, डज स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज ऑटिज्म? नेक्स्ट है, इट इज एक्चुअली अ मिथ, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो प्रेगनेंसी के साथ साथ जो है वो कोई भी इसमें प्रूफ नहीं है कि वो ऑटिज्म कॉज कर सकता है। बीच में मतलब बहुत ही थोड़ी सी रिसर्चेस हुई हैं इस चीज पे कि शायद कॉज करता है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी से प्रूव नहीं हुआ कि ऑटिज्म जो है वो स्मोकिंग से कॉज होता है। अम, तो ऑटिज्म जो है वो प्रेगनेंसी में स्मोकिंग की वजह से कॉज नहीं होता। Does individual with autism form meaningful relationship? तो जो ऑटिज्म वाले जो लोग होते हैं उनको जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं, और अपने एक्सप्रेशन जो है वो अ, अपने जो है वो इमोशंस एक्सप्रेस भी करते हैं और रिलेशनशिप भी बनाते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, इज ऑटिज्म अ चाइल्डहुड कंडीशन? नेक्स्ट, autism is actually a childhood condition. It is not actually a childhood condition. Autism जो है वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। ये बचपन में स्टार्ट होती है और लाइफ लॉन्ग जो है वो चलती है with the age and experiences. Next, does all autistic individuals are non-verbal or have intellectual difficulties, disabilities? Next, बेसिकली ये भी एक मिथ है, क्योंकि ऑटिज्म जो है वो उसमें वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज होती हैं, जिसमें कुछ लोग नॉन वर्बल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, उनका वो वर्बल होते हैं, या उनमें थोड़े से एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं। फिर और दूसरी बात इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की जो है, कि दुनिया के पॉपुलर तरीन जो बंदे हैं, जो फेमस लोग हैं, इंक्लूडिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड न्यूटन के, ये इनको भी ऑटिज्म था। बाकी ये एक्टर्स, कुछ एक्टर्स बने, कुछ म्यूजिशियंस थे, कुछ कंपोजर थे, ये डिफरेंट लोग थे, इन्हें ऑटिज्म था। इवन कहा जाता है कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी जो है वो उन्हें उनमें भी कुछ को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट, सेक्शन 3, असेसमेंट टूल्स एंड एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस। नेक्स्ट, असेसमेंट टूल्स। अब पहला असेसमेंट टूल जो है वो है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड। तो एज जो है वो 18 मंथ्स या अबव की एज में जो है वो ये वाली असेसमेंट होती है। अ, ये वाली इस असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, it is a clinical diagnostic instrument for assessing autism that focuses on behavior in the three main areas. It includes reciprocal social interaction, communication, language, restricted and repetitive stereotype interest, and behaviors. ये एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड किस्म का जो है वो ऑटिज्म डायग्नोस्टिक टूल है। ये जो ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज, और ये जो है ये पेरेंट्स से जो है वो पेरेंट्स यूज करते हैं, पेरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, पेरेंट्स जो है वो इंटरव्यू देते हैं किसी भी क्लिनिशियन को या थेरेपिस्ट को, किसी को भी इंटरव्यू देते हैं, और उससे पता चलता है कि बच्चे को या किसी भी एडल्ट को बच्चे को बेसिकली जो है वो ऑटिज्म है या नहीं है। फिर ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल एडॉस होता है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, प्ले एंड इमेजिनेटिव यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये सेमी स्ट्रक्चर असेसमेंट है, और ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड का जो है वो है असेसमेंट टूल है। ये जो है ये क्लिनिशियन खुद ही फिल आउट करता है आफ्टर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड या एडल्ट।
और इसके भी सब स्केल्स काफी सारे होते हैं। फिर एक और है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये जो है वो चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 2 years ओल्ड, ये वो लोग जो है वो उन पे ये असेसमेंट होती है। और ये जो है ये भी जो है वो क्लिनिशियन जो है वो फिल आउट करता है, ये वाला इसका जो फॉर्म होता है वो फिल आउट करता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर लास्ट है गिलियम ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये 3 to 22 years ओल्ड में है, और ये भी इट असिस्ट इंडिविजुअल्स इन आइडेंटिफाइंग ऑटिज्म इन इंडिविजुअल्स एंड एस्टिमेटिंग इट्स severity. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स आती हैं, जिसमें बिहेवियरल अप्रोचेस आती हैं, डेवलपमेंटल आती हैं, एजुकेशनल आती हैं, सोशल रिलेशनल आती हैं, फार्माकोलॉजिकल आती हैं, साइकोलॉजिकल और कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव अप्रोचेस भी आती हैं। नेक्स्ट, बिहेवियरल अप्रोचेस में जो सबसे जो पॉपुलर है और सबसे जो अच्छी अप्रोच है वो है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। ये बेसिकली ये बिहेवियरल अप्रोच है, तो ये फोकस करती है कि अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर्स और चेंजिंग द बिहेवियर्स, और स्टडी करती है व्हाट इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर द आफ्टर अप्लाइंग द ABA और अप्लाइंग द बिहेवियरल अप्रोच। तो ये जो है वो इनकरेज करती है फॉर डिजायर इनकरेजेस डिजायर बिहेवियर्स, और अनडिजायर बिहेवियर को डिस्करेज करती है टू इम्प्रूव द वैरायटी ऑफ स्किल्स। अब ABA टेक्निक्स जो है वो दो को मैं डिस्कस करूंगी। एक है डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। अब डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग में क्या होता है बेसिकली कि डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस, और ताकि हम लोग को डिजायर्ड बिहेवियर जो है वो हम अटेन कर सकें, बच्चे का जो है वो डिजायर्ड बिहेवियर हम लोग वो पा सकें। अब वो ये इसमें क्या होता है कि एक ही चीज को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जो है वो डिजायर्ड बिहेवियर हम जल्द अज जल्द अचीव कर सकें। और अनडिजायर्ड आंसर्स या बिहेवियर्स को हम लोग जो